जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। फ्रांस का रफाल फाइटर जेट जो कि अक्सर सुर्खियों में भी बना रहता है और आप सब जानते हैं कि ये फाइटर जेट एक बेहतर फाइटर जेट है, लेकिन दोस्तों इस फाइटर जेट को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। और रफाल फाइटर जेट फ्रांस का एक प्रीमियम प्रोडक्ट भी है, लेकिन जल्द ही अब इस फाइटर जेट को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से फ्रांस लालच कर रहा है अपने इस फाइटर जेट को लेकर, उससे जल्द ही एक बड़ी टक्कर मिल जाएगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वक्त इस फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी को लेकर भी सामने आई है। भले ही दोस्तों राफेल के लिए F-35 और रशियन Su-57 कोई खतरा नहीं है, लेकिन रफाल के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती पेश करेगा वो है दक्षिण कोरिया का KF-21 और भारत का आने वाला तेजस मार्क 2। इन दोनों फाइटर जेट्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये रफाल से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं और ये फाइटर जेट्स एडवांस एवियोनिक्स और वेपन्स ले जा सकते हैं और कीमतों की तुलना में भी ये राफेल से काफी सस्ते होंगे, जिससे कि फ्रांस की रफाल मार्केट खराब हो सकती है। रफाल फाइटर जेट की खासियत को लेकर भारत, कतर और मिस्र जैसे देशों ने इस फाइटर जेट को खरीदा है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि इस फाइटर जेट का जो मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और वेपन इंटीग्रेशन है उसमें काफी ज्यादा खर्चा आता है, इसलिए हर किसी देश के बस की इस फाइटर जेट को खरीदना भी नहीं है। भले ही भारत में 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे फ्रांस से, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन इन फाइटर जेट्स में अभी भारत अपनी स्वदेशी मिसाइलें नहीं लगा सकता है, जिसके लिए एक बड़ा खर्चा भी आएगा। मतलब साफ है कि भारत को अपने हथियार लगाने के लिए राफेल में और खर्चा करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया का KF-21 पोर में और भारत का तेजस मार्क 2 फाइटर जेट ये अब डिफेंस मार्केट में एक बड़ा गेम चेंज करने वाले हैं। वजह साफ है कि ये काफी कम कीमतों में उपलब्ध होंगे, मेंटेनेंस भी इनकी आसान होगी। मतलब साफ है कि जिन देशों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इन्हें बार बार अपग्रेड करने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च करे, उनके लिए ये एक सस्ता विकल्प हो जाएगा। KF-21 की बात की जाए तो ये तो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं भारत के तेजस मार्क 2 की बात की जाए जो कि अगले कुछ वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलें इंटीग्रेट की जा सकती हैं। मतलब साफ है कि तेजस मार्क 2 एक जबरदस्त फाइटर जेट बन जाएगा, मेंटेनेंस भी इसकी ज्यादा महंगी नहीं होगी और राफेल फाइटर जेट की कीमत के मुकाबले तेजस मार्क 2 आधी कीमतों पर उपलब्ध होगा। और एक बात और खास है, तेजस मार्क 2 और KF-21 में इन्हें ओपन आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन किया गया। मतलब साफ है कि इसमें अन्य हथियारों को भी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। भारत ने भी जब ये सौदा किया था फ्रांस के साथ, तब डसॉल्ट एविएशन ने ऑफसेट उत्पादन को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से हर अपग्रेडेशन का बिल भारत को चुकाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में तेजस मार्क 2 और KF-21 इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑप्शन भी होगा और ज्वाइंट प्रोडक्शन का भी। मतलब साफ है कि जिन देशों के पास कैश की कमी है या बजट कम है, उनके लिए एक जबरदस्त ऑप्शन हो जाता है। और कहते हैं ना कि हर बार कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है, कोई ना कोई उससे आगे निकलने के लिए आ ही जाता है और वो वक्त अब जल्द ही आने वाला है। रशिया ने दोस्तों भारत को अपने प्रोडक्ट 177S इंजन की पेशकश की है और ये इंजन दोस्तों काफी शक्तिशाली इंजन माना जाता है, जो कि हमारे AMC मार्क 2 को भी पावर दे सकता है। एरो इंडिया 2025 में इस इंजन को प्रदर्शित किया गया था और उस दौरान मैंने इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसे खुद रशियन टीवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किया था। हालांकि ये जो इंजन है वो AL-41F इससे काफी ज्यादा एडवांस है, जिसमें कि बेहतर थ्रस्ट स्टेल्थ फीचर्स हैं। लेकिन रशिया यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि वो तब तक प्रोडक्ट 177S के साथ किसी फाइटर जेट को नहीं उड़ा सकता जब तक उसको कोई अंतरराष्ट्रीय ग्राहक ना मिल जाए, यानी कि वो रशिया के साथ कमिटमेंट जब तक नहीं करेगा तब तक वो इस इंजन के साथ किसी भी जेट को नहीं उड़ा सकता। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट 177S है ये कोई मामूली इंजन नहीं है, बल्कि रशिया का ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि 142 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। और इस इंजन में स्टेल्थ ट्रीटेड थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी कि TVC नोजल शामिल है, जो कि इंफ्रारेड और रडार सिग्नेचर को कम करने का काम करते हैं और साथ ही ईंधन की खपत भी कम करते हैं। और रशिया भारत को इसका ऑफर कर चुका है, जिसे कि HAL की जो मौजूदा असेंबली है उसके साथ इसे तैयार किया जा सकता है, जहां भारत का सुपर सुखोई वाला प्रोग्राम है, जिसमें कि फर्स्ट फेज में 84 Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाना है। उसमें भी अगर ये इंजन लगता है यानी कि प्रोडक्ट 177S, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि ये जो नया इंजन है प्रोडक्ट 177S, इसको स्वदेशी विरूपाक्ष ICER के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि हमारे जो फाइटर जेट्स है वो एक तरीके से 5वीं पीढ़ी के पंच के साथ यानी कि 5th जनरेशन पंच के साथ 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स में बदल सकते हैं। वहीं AMC मार्क 2 के लिए, जिसमें कि 110 से 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जाना है, उसके लिए भी ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है और ये G414 से काफी शक्तिशाली इंजन है। और ये जो नया इंजन है दोस्तों प्रोडक्ट 177S अपने हाई थ्रस्ट स्टेल्थ विशेषताओं के साथ जाना जाता है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 JF-17 को पछाड़ सकता है। और जब फाइटर जेट में इस इंजन के साथ नए एवियोनिक्स और ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जाएगा तो फिर ये चाइना की J-20 को भी टक्कर दे सकता है।
वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अमेरिका, जिसने भारत को F-35 की पेशकश कर दी है, अब वो साथ ही साथ भारत की जो परमाणु पनडुब्बी प्रोग्राम है, जिसे कि प्रोजेक्ट 77 कहा जाता है, उसके तहत अमेरिकी जो सेंसर्स हैं उन्हें दे सकता है। और अगर ये कदम साकार हो जाता है तो भारत की जो स्वदेशी SSN फ्लीट है उसमें अत्याधुनिक अमेरिकी सेंसर्स पैकेज और वॉरफेयर सिस्टम इंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे कि भारत इंडो पैसिफिक में बढ़ते हुए खतरों, जो कि लगातार चाइना की वजह से बढ़ रहे हैं, उनसे निपट सकता है। और भारत ने कुछ वर्षों से अपनी SSN क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश की है, ताकि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के खिलाफ अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सके। और पिछले साल CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रोजेक्ट 77 को हरी झंडी दे दी थी, जिसमें कि 190 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर द्वारा 9,800 टन की 2 SSN पनडुब्बियां जो हैं वो तैयार की जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका भारत को अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ साथ भारत के SSN प्रोग्राम के लिए जो जरूरी सेंसर सूट और सिस्टम है वहां तक पहुंच प्रदान करने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं अमेरिका की रणनीति में यह बदलाव क्वाड गठबंधन को लेकर भी सामने आया है, और साथ ही साथ चाइना को देखते हुए भी। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो अमेरिकी SSN सेंसर पैकेज है वो दुनिया का सबसे एडवांस पैकेज है, जिसे कि अमेरिका ने अपनी वर्जीनिया क्लास के प्लेटफॉर्म के लिए मैच्योर किया है। और इसमें दोस्तों भारत को AN/BQQ-10 सोनार सूट मिल सकता है, जो कि लंबी दूरी पर दुश्मनों की पनडुब्बी और उनके टॉर्पीडो का 360 डिग्री में पता लगा सकता है। इसके अलावा फोटोनिक्स मास्ट भारत को मिलेगा, जो कि हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर्स जिसमें लगे होंगे, जिससे कि स्टेल्थ और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ दुश्मनों के रडार और कम्युनिकेशंस का पता लगाने और उन्हें क्लासिफाइड करने के लिए सिस्टम्स भी इन पनडुब्बियों में लगाए जाएंगे, जो कि खुफिया और काउंटर स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि भाई भारत तो प्रोजेक्ट 77 में 90% से अधिक स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करना चाहता है, जिसमें कि L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो और मिश्रा धातु निगम इसके हल को तैयार कर रहे हैं, और DRDO तो पंप जेट प्रपल्सन को भी तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत के अर्जुन मार्क 1A की डिलीवरी अब 2028 से 29 के बीच होगी। रीजन है इंजन को लेकर। दरअसल इंडियन आर्मी अब MTU इंजनों के बजाय अपने स्वदेशी डाल्टन 1500 हॉर्स पावर के जो इंजन है उसको इन टैंकों में इंटीग्रेट करने का ऑप्शन चुन चुकी है, जिनका प्रोडक्शन 2028 से शुरू हो जाएगा। और ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अर्जुन मार्क 1A का ऑर्डर दोस्तों भारतीय सेना ने सितंबर 2021 में दिया था, जिसमें कि 118 यूनिटों का शुरुआती बैच शामिल था। इनकी कीमत करीबन 7,523 करोड़ रुपए थी। और यही नहीं, इनकी मारक क्षमता, गतिशीलता और सर्वाइवलिटी को बढ़ाने के लिए इस टैंक के लिए जर्मन MTU MB838 V10 डीजल इंजन को चुना गया था, जो कि 1400 हॉर्स पावर का पावर प्लांट है, और ये पहले के अर्जुन मार्क 1 टैंकों को पावर देता है। इनकी डिलीवरी भी 2024 में शुरू होने वाली थी, लेकिन MTU ने इस पुराने इंजन मॉडल का प्रोडक्शन बंद कर दिया और मामूली ऑर्डर के लिए दोबारा से इस लाइन को चालू करने के लिए मना कर दिया। बकायदा इसके लिए DRDO और MTU के बीच काफी बातचीत चली, जो कि फेल हो गई। जर्मनी ने तो मना कर दिया कि भैया हमने तो अब कुछ करना ही नहीं है, इन इंजनों को लेकर हम प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने भारत को MTU का एक नया संस्करण पेश कर दिया। लेकिन इसके लिए 2 से 3 सालों का वक्त और लगता परीक्षण करने के लिए, जिसमें कि कुछ संशोधन करने पड़ते टैंक में। इसीलिए भारतीय सेना और DRDO ने MTU की इस ऑफर पर शंका व्यक्त की और देखा कि ये काफी महंगा भी है और समय भी लेगा। बेहतर है कि भारतीय सेना और DRDO ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित जो डाल्टन 1500 हॉर्स पावर इंजन है उस पर ध्यान केंद्रित किया है और MTU के इंजन से बिल्कुल दूरी बना ली है। और डाल्टन की सबसे खास बात यह कि इसके लिए टैंक में कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यही है, भारत को जब तक झटके नहीं लगते तब तक भारत भी नहीं मानता है। भारत फोर्स के कल्याणी ने दोस्तों साउथ कोरिया की K9 वज्र, जिसे हम इंपोर्ट करते हैं, उसको एक बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारत क्यों इस तरीके की जो सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स हैं उन्हें खरीद रहा है, जबकि भारत के पास इसके लिए क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद है, जैसे कि 155 mm बैरल टेक्नोलॉजी और SPG प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि भारत खुद भी इस तरीके की सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स को तैयार कर सकता है। भारत फोर्स की जो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम है, उन्होंने कहा कि वो भारतीय सेना की आर्टिलरी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, जो कि K9 वज्र जैसी विदेशी प्रणालियों की तुलना में बेहतर भी होगी और ये एक होम ग्राउंड सॉल्यूशन भी होगा। भले K9 वज्र ने भारतीय सेना को काफी मॉडर्नाइज किया है, जिसमें कि L&T और दक्षिण कोरिया के हनवा डिफेंस के साथ 4,366 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था 2021 में और 100 यूनिटें शामिल की गई थी। और K9 थंडर को भारत के वातावरण के हिसाब से भी अनुकूलित किया गया है। रेगिस्तान और लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से इसे अनुकूलित किया गया था। लेकिन बाबा कल्याणी और उनके बेटे अमित कल्याणी ने कहा कि आयात पर निर्भरता एक खोया हुआ अवसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमारे पास सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ मौजूद हैं तो K9 को आयात करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब साफ है दोस्तों कि अब कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड K9 से भी घातक सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर को बनाने को लेकर बात कर रही है।
वही दोस्तों कल डिफेंस अपडेट में हमने बताया था कि भारत की जो स्वदेशी BM-4 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में कुछ विवरण और सामने आए हैं। दरअसल BM-04 एक एडवांस मिसाइल है जो कि सटीक हमलों के लिए डिजाइन की गई है। BM का मतलब यहाँ पर दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है, लेकिन जो डिफेंस सोर्सेस वो कहते हैं कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो बताते हैं कि ये जो मिसाइल है उसमें भारत के द्वारा जो हाइपरसोनिक परीक्षण किए गए हैं उसकी तकनीक इस्तेमाल की गई है। BM-4 भी दोस्तों एक 2 स्टेज सॉलिड प्रपल्जन मिरर सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जैसे कि अग्नि प्राइम और परले। लेकिन दोस्तों इसके फिक्स्ड विंग्स और कंट्रोल फिन्स हैं जो बताते हैं कि इसकी ग्लाइड क्षमता होगी और ये री एंट्री के दौरान मैनूवर भी हो सकती है, जो कि दुश्मन के एंटी एक्सेस ऑब्लिक एरिया डिनाइल स्ट्रैटेजी का मुकाबला कर सकती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इस मिसाइल का जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है यानी कि CP है वो 30 मीटर से कम है, जो बताता है कि ये सटीक हमला करने में सक्षम मिसाइल है। ये 500 किलोग्राम का कन्वेंशनल वॉरहेड ले जा सकती है। इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 10.2 मीटर है और इसका डायमीटर है 1.2 मीटर का। ये अग्निवन प्राइम से थोड़ी मोटी है, जो कि एरोडायनामिक परफॉर्मेंस के लिए अनुकूलित की गई है। DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने अवाक्स के लिए एक कॉम्प्लेक्स रेडॉम को तैयार किया है और ये उपलब्धि भारत के स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है और साथ ही विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को कम करती है। रेडॉम, जिसे कि रडार डोम के नाम से जाना जाता है, ये एक सुरक्षात्मक घेरा होता है जिसमें रडार के एंटीना होते हैं जो उन्हें हवा, बारिश और अत्यधिक तापमान जैसे पर्यावरण कारकों से बचाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नलों को वो काफी न्यूनतम कर देते हैं। और अवाक्स के लिए रेडॉम एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो कि हवाई प्लेटफॉर्म पर लगे जो हमारे रडार सिस्टम्स हैं उन्हें और ढाल देते हैं, जिससे कि लंबी दूरी की निगरानी, कमांड और कंट्रोल क्षमताएं सक्षम हो जाती हैं। और अवाक्स प्लेटफॉर्म अत्याधुनिक युद्ध क्षेत्र में फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं जो कि रियल टाइम की स्थिति के बारे में जानकारी दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ DRDO की तरफ से कहा गया है कि जो DRDO के द्वारा लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल तैयार की गई है उसकी स्पीड मैक 10 होगी। हालांकि इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसकी स्पीड मैक 8 हो सकती है। फिलीपींस और भारत के बीच अब जल्द ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है अगले कुछ महीनों में। यह ऑर्डर 6000 करोड़ रुपए का हो सकता है। फिलीपींस की सेना ने MKU लिमिटेड के द्वारा बनाए गए कावरो हेलमेट्स को अपनी सेना में शामिल किया है। भारतीय वायुसेना ने सीमित संख्या में यानी करीबन 27 तारा टेक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन किट्स का ऑर्डर दिया है ट्रायल्स के लिए। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।